Hello everyone, welcome back to our series on individual taxation। हम इस सीरीज के अंदर ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं इंडियन इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड, जो एक इंडिविजुअल एसएससी से रिलेटेड हैं और उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वाइल फाइलिंग हिज इनकम टैक्स रिटर्न या फिर मैनेजिंग हिज ओन इनकम टैक्स। तो इसी सीरीज में हमने अपना लास्ट टॉपिक कवर किया था रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और कैसे एडवांस टैक्स पेमेंट करने से हम इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी आती है मेरे इनकम टैक्स के ऊपर उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं बाय पेइंग द एडवांस टैक्स ऑन टाइम। इसी सीरीज के अंदर हम इस एपिसोड के अंदर कवर करने वाले हैं अननोन कैश रिसीट्स। सो बेसिकली लास्ट कुछ सालों में, 2-3 सालों में, 4 सालों में गवर्नमेंट का जो फोकस है वो बोगस रिसीट्स पे इन ऑर्डर टू काउंटर द ब्लैक मनी जनरेटेड इन द इकोनॉमी, अननोन कैश रिसीट्स के ऊपर गवर्नमेंट का काफी फोकस रहा है और काफी सारे सेक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि ऐसी रिसीट्स को वो कैप्चर कर सके जहां पे ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है या फिर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि टैक्स इवेजन की तैयारी हो रही है, टैक्स इवेजन का सोर्स है जहां पे, और इन कुछ एक सेक्शन ऐसे इंसर्ट किए गए हैं जहां पे उनको कर्व किया जा सके और प्रॉपर चैनल के थ्रू ही इनकम रूट हो और उसके ऊपर जो एप्लीकेबल टैक्सेस हैं उन रेट के हिसाब से प्रॉपर टैक्स गवर्नमेंट को कलेक्ट। तो इसी लाइन पे गवर्नमेंट ने सेक्शन 68 इंट्रोड्यूस किया जो कि रिलेटेड है अननोन कैश रिसीट से। हम अक्सर देखते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर या फिर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर हम किसी से भी मनी कलेक्ट करते हैं या फिर हमारे पासबुक के अंदर क्रेडिट एंट्रीज हैं, लेकिन हम उन एंट्रीज को अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर प्रॉपरली नहीं मेंशन करते हैं, उनका कंप्लायंस इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते क्योंकि वो अमाउंट अलग अलग चीज़ों से पर्टेन कर सकता हो सकता है वो मेरी इनकम हो सकता हो वो मेरी लायबिलिटी हो, या हो सकता है वो किसी और रीजन से मेरे अकाउंट में एज ए गिफ्ट रिसीव हुआ है या कुछ भी रिसीव हुआ है। बट जो पहली रिक्वायरमेंट है वो मुझे इस अमाउंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जरूर डिस्क्लोज करना होता है, जो कि हम कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर फेल कर जाते हैं। तो आज के हमारे सेशन के अंदर, हमारे एपिसोड के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम इन अननोन ग्रोस रिसीट्स के बारे में, इन अननोन कैश रिसीट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दें और प्रॉपर डिस्क्लोजर अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग के अंदर दें। और अगर हम नहीं करते हैं ऐसा, हम इनको प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं करते हैं या जहां पे टैक्स पेबल होता है टैक्स नहीं पे करते हैं, तो उस केसेस के अंदर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या लाइबिलिटी, क्या पेनल्टीज हमारे ऊपर आ सकती है, वो हम समझेंगे आज के सेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि अननोन कैश रिसीट जब हम बात कर रहे हैं तो हम किस अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली अननोन कैश रिसीट वो अमाउंट है जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमारी बैलेंस शीट में या फिर हमारे बैंक अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट हो रहा है, हम उस अमाउंट को जमा कर रहे हैं, बट हमारे पास में एक प्रॉपर सोर्स नहीं है, हमारे पास में एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में, मेरी बैलेंस शीट के अंदर किस बेसिस पे क्रेडिट हुआ, मुझे कहाँ से ये अमाउंट मिला और ये मुझे पेबल बैक टू दैट पर्सन वापस पे करना है या फिर ये हमेशा के लिए मेरा अमाउंट बन गया है। अगर ये सब चीज़ों का प्रॉपर नॉलेज मुझे नहीं है, मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसे अमाउंट को मैं अननोन कैश रिसीट की डेफिनेशन के अंदर मेंशन करता हूं। इनकम टैक्स एक्ट ने आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 68 ऐसे किसी भी अमाउंट को जिसका आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, वो आपकी इनकम कंसीडर की जाएगी और आपको उसको एज ए टैक्सेबल इनकम मानते हुए उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपके अकाउंट में ऐसी कोई भी इनकम क्रेडिट हुई है जिसका आपके पास में एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमने अभी डिस्कस किया कि ऐसा कोई भी अमाउंट जब हमें रिसीव होता है और हम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते या हम उसका सोर्स नहीं बता पाते कि ये अमाउंट कहाँ से जनरेट हुआ है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों के अंदर हम एक टैक्स इवेडर होते हैं, हमने कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी की है, हमने कुछ पैसा ऐसा रूट किया है और गवर्नमेंट को उसके बारे में नहीं बता रहे हैं और
सोर्सेस के थ्रू, चैनल्स के थ्रू हम उसको अपनी बुक्स के अंदर लेके आ रहे हैं, जो कि इलीगल है। गवर्नमेंट की नज़रों में अगर आप ऐसा कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपके बुक्स में अगर ऐसा कोई भी अमाउंट आ रहा है जिसका एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट इसको इक्विवेलेंट टू ब्लैक मनी कंसीडर करती है। तो आपको बहुत समझदारी रखनी है आने वाले पीरियड में कि आप अगर ऐसा किसी भी अमाउंट को रिसीव करते हैं तो इसको प्रॉपर डिस्क्लोजर करें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हम अपने आने वाली स्लाइड्स में भी देखेंगे, कुछ हम सजेशंस भी आपको देंगे कि ऐसी ट्रांजैक्शंस करते वक्त, अपनी बुक्स में क्रेडिट लेते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि जब भी हमारी बुक्स के अंदर, हमारे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट एंट्रीज आती हैं तो वो किससे पर्टेन करती है। तो जनरली ऐसे कोई भी क्रेडिट एंट्रीज जब मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे बैलेंस शीट के अंदर आती है, तो वो रहती है या तो मैंने किसी से कोई लोन लिया है जो मुझे 6 महीने में, साल भर में, 2 साल, 5 साल बाद में उसको वापस देना है, या फिर किसी भी वे में मेरे पास वो इनकम होगी। जनरली क्रेडिट के अंदर ये 2 ही एंट्रीज आपको मिलेगी, या तो वो रिफंडेबल अमाउंट होगा इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट टर्म और अ लॉन्ग टर्म लोन, या फिर वो इनकम टाइप से कुछ अमाउंट आ रहा होगा। लोन हम या तो अपने फ्रेंड से ले रहे होंगे, या किसी फैमिली मेंबर से हम ले रहे हैं, या फिर हम प्राइवेट मनी लेंडर, कोई छोटे मोटे मनी लेंडर से ले रहे हैं, ना कि किसी बैंक वाले से या एनबीएफसी से हमने लोन लिया है। अपार्ट फ्रॉम दीज ट्रांजेक्शंस, हमें अगर कोई अमाउंट रिसीव होता है तो उसका नेचर हो सकता है कि वो कोई गिफ्ट आपको किसी ने दिया है, जो कि आप प्रॉपर डिस्क्लोज अगर करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो अप्रोप्रिएट सेक्शन में हो सकता है कि वो भी एग्जम्प्ट हो जाए, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़े। तो हमें बड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हमारे बैंक अकाउंट के अंदर, हमारी बैलेंस शीट के अंदर हम किस किस चीज़ को क्रेडिट कर रहे हैं, किस किस अमाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, और उसको प्रॉपरली हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज कर रहे हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ऐसा अगर अननोन कैश रिसीट अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों में आता है और हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उस अमाउंट के अगेंस्ट में नहीं दे पाते, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए बहुत हैवी पेनल्टी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, ताकि एक बार अगर कोई भी ऐसा पकड़ में आता है तो वो वापस ऐसी कोशिश ना करे कि वो ऐसा कोई भी ब्लैक मनी जनरेट करे या फिर ऐसी ट्रांजैक्शन जनरेट करे जहां पे वो अप्रोप्रिएट चैनल से फंड्स अपने बुक्स में नहीं लेके आ रहा। तो जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी इस केस में, दैट विल बी 84%। 84% की रेट से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपने प्रॉपर कैश ट्रांजैक्शंस नहीं की है, क्रेडिट की एंट्रीज का आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस 84% में 60% तो फ्लैट आपका इनकम टैक्स रेट होगा, 60 के ऊपर आपको 25% सरचार्ज देना होगा, 10% इस 60% का आपको एज ए पेनल्टी देना पड़ेगा, और इनकम टैक्स और सरचार्ज पे आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव रेट जो आप देखेंगे ऐसे किसी भी अमाउंट पे, ऐसे किसी भी अननोन कैश रिसीट पे, अगर वो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आ जाता है तो आपको 84% ऑफ द टोटल अमाउंट एज ए टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम अगर टाइमली डिस्क्लोजर नहीं कर रहे हैं और सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर असेसमेंट के टाइम पे या किसी और रीजन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे किसी अननोन कैश रिसीट को पकड़ता है और आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता है और आप नहीं दे पाते हैं, और आपके उस अमाउंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज ए इनकम कंसिडर करता है, तो ऐसी किसी भी इनकम के अगेंस्ट में आपको ना तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो मेरे को स्लैब रेट्स का जो 2.5 लाख रुपए की मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उसका बेनिफिट मिलेगा, ना आपको किसी भी एक्सपेंडिचर, उस मनी को जनरेट करने के लिए आपने जो भी एक्सपेंडिचर पास्ट में इनकर किया हो उसका कोई भी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको एज ए डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई भी अलाउंस, कोई भी वे का डिडक्शन जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर होता है कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कोई पुराना अगर आपके पास में लॉसेज है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज, कुछ भी आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। फ्लैट 84% आपको टैक्स पे करना होगा, जितना भी अननोन कैश रिसीट
ऐसा कैश रिसीट जिसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, उसके ऊपर 84% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी डिडक्शन, कोई एक्सपेंडिचर, कोई अलाउंस, कुछ भी अलाउड नहीं है। फ्लैट 84% का रेट आपको इस केस में पे करना पड़ेगा एज ए टैक्स। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने पहले डिस्कस किया कि अननोन कैश रिसीट क्या है, कैसे आ रहा है। एक एग्जांपल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जहां पे मिस्टर ए है, एक बिजनेसमैन है, होलसेल बिजनेस में है मेडिसिन के, और उन्होंने एक कैश रिसीट ड्यूरिंग द ईयर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया है, थ्रू बैंक चैनल किया है, जहां पे उन्होंने एक अनसिक्योर्ड लोन अपनी मदर से शो किया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 12 लाख रुपए का, फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर। स्क्रूटनी के टाइम पे उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंदर। स्क्रूटनी के टाइम पे असेसिंग ऑफिसर ने उनको कॉल किया और उनसे प्रॉपर इसकी डिटेल्स मांगी। ये 12 लाख रुपए की डिटेल मांगी कि ये कहाँ से रिसीव हुआ है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि ये उन्होंने अपनी मदर से रिसीव किया है। डिपार्टमेंट ने फर्दर उनकी मदर की इंक्वायरी की, उनके इनकम के सोर्सेज की इंक्वायरी की, तो पता चला कि मदर ने पिछले काफी सालों से रिटर्न ही फाइल नहीं की है। मतलब इवन उन्होंने आज तक कभी इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं की है। तो बेसिकली जो असेसी ने इस केस में किया है, उसने एक ब्लैक मनी को अपने मदर के बैंक अकाउंट में, मदर के अकाउंट में डिपॉजिट किया है, और वहां से उसने अपनी बैलेंस शीट के अंदर, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस 12 लाख रुपए को एज ए रिसीट, एज ए लोन फ्रॉम मदर दिखाया और अपनी बैलेंस शीट का पार्ट बनाया। जब डिपार्टमेंट ने इसे पकड़ लिया और वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है कि ये 12 लाख रुपए मेरी बुक्स में आए हैं, मदर से आए हैं, बट मदर के पास कैसे आए हैं, उनका इनकम का सोर्स क्या है, ये चीज जब असेसिंग ऑफिसर को नहीं समझा पाया, नहीं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे पाया, तो इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने इस इनकम को एज ए अननोन कैश रिसीट कंसीडर किया सेक्शन 68 के अंदर, और इस 12 लाख रुपए के अमाउंट पे असेसी को 84% टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपके एंड पे ही एप्लीकेबल होगी, आपके एंड पे जो चेन एप्लीकेबल है, पीछे वाले से भी एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा। तो आपको इंश्योर करना है कि ना सिर्फ आपके एंड पे आपके पास में क्लैरिफिकेशन अवेलेबल हो, आपका क्रेडिटर जो है, जहां से आपको मनी मिल रहा है, उसका भी प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि अननोन कैश रिसीट यहाँ पे एक बात जो काफी इंपॉर्टेंट है अननोन कैश रिसीट के केस में, जो नोट करने वाली बात है, इन एनी केस उस कैश रिसीट को प्रूव करना, उसको जेन्युइन प्रूव करना इज द अल्टीमेट लायबिलिटी ऑफ द असेसी को प्रूव। अगर असेसिंग ऑफिसर ने आपका क्लैरिफिकेशन उस पर मांगा है, उस ट्रांजेक्शन पे मांगा है, तो ये लायबिलिटी है एसएससी की, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली इनकम है, लोन है, या रिपेबल अमाउंट है, गिफ्ट है, क्या है। प्रॉपर क्लैरिफिकेशन एसएससी के पास होनी चाहिए। तो एसएससी को जो चीजें प्रूव करनी रहती है ऐसे केसेस में जहां पे असेसिंग ऑफिसर उससे डिटेल मांग रहा है, उसमें आएगा कि ये अमाउंट एक्चुअली किससे रिसीव हुआ है। आप ऐसे नहीं दिखा सकते कि मुझे ये अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम अदर्स है, ये पेबल टू अदर्स है। इस तरीके से अगर हम बताते हैं तो असेसिंग ऑफिसर ऑब्वियसली वो डिटेल लेगा कि कौन पर्सन है एक्चुअली जिससे आपको ये अमाउंट रिसीव हुआ है। इसके अलावा जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि उन्होंने पैसे अपने मदर से रिसीव किए थे, बट मदर का सोर्स ऑफ इनकम हमें नहीं पता था। तो क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द लेंडर, जिससे हमें अमाउंट मिला है, क्या एक्चुअली वो आपको इतना अमाउंट एडवांस कर सकता है या नहीं कर सकता, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको चेक करनी है बिफोर मेकिंग सच एंट्रीज, बिफोर एंटरिंग दोज एंट्रीज इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन योर बैलेंस शीट। और एसएससी को जो थर्ड चीज ध्यान रखनी है वो जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी ट्रांजेक्शन उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की हुई है असेसिंग ऑफिसर के
आगे एसएससी को ये प्रूव करना होगा कि वो एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है और बोगस एंट्री नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो एक एसएससी को मैंडेटरीली रिक्वायर्ड है टू प्रूव, अगर कोई भी स्क्रूटनी के केस में ऐसी अननोन कैश रिसीट असेसिंग ऑफिसर के आगे आती है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, हम कुछ एक ऐसे सजेशंस अपने एंड से अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे जो उनको फॉलो करना चाहिए वाइल फाइलिंग हिज इनकम टैक्स रिटर्न्स। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते वक्त जो चीजें ध्यान रखनी है, उनमें से जो कुछ एक चीजें हैं वो यहाँ पे हमने मेंशन की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सभी रिसीट्स और पेमेंट की प्रॉपर डिटेल्स रखनी चाहिए। आप जैसे अगेन मैंने अभी मेंशन किया था, आप अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम अदर्स ऐसा नहीं शो कर सकते। आपके पास इंडिविजुअल नेम्स होने चाहिए उन सभी पार्टीज के, चाहे आपने पैसे आगे दिए हैं चाहे लिए हैं। आपकी बुक्स प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। हमारा एक सजेशन रहेगा आपको कि आप जो ट्रांजैक्शन करें, आप कोई भी रिसीट या पेमेंट की ट्रांजैक्शन करें तो कैश को अवॉइड करें। आप मैक्सिमम डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी, चेक ऐसे मोड्स ऑफ ऑपरेशन को ही यूज करें ऐसे रिसीट्स और पेमेंट के रिगार्डिंग। थर्ड जो चीज हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप ऐसे किसी भी रिसीट के केस में अगर आपको ऐसा कोई भी अमाउंट मिलता है, इवन आपके फ्रेंड से मिलता है या फिर किसी और प्राइवेट मनी लेंडर से आप पैसा ले रहे हैं, ऐसे किसी भी केस के अंदर आप उससे पैन कार्ड जरूर कलेक्ट करें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको इशू किया हुआ है। इसका बेनिफिट ये है कि आपके पास उस लेंडर का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन रहेगा और फ्यूचर के अंदर ये आपको हेल्प कर सकता है। तो आपको पैन कार्ड जरूर कलेक्ट करना है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा कि क्यों अननोन कैश रिसीट आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। अगर आपके पास प्रॉपर डिटेल्स नहीं है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं है, जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके साथ हुई हैं, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, ये सब हमने आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आप हमारे इन सभी वीडियोस को और भी आगे भी देखना चाहते हैं इंडिविजुअल टैक्सेशन पे या और टैक्सेशन के अदर कॉन्सेप्ट्स पे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्रैंडफादरिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एलटीसीजी, जो बेसिकली पर्टेन करता है शेयर से रिलेटेड। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं या आप इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले 2 साल पहले एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था एलटीसीजी के ग्रैंडफादरिंग से रिलेटेड, जब एलटीसीजी को फर्स्ट टाइम टैक्सेबल किया गया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसका बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। टिल देन, थैंक्स, स्टे ट्यून्ड।